hey guys, वेलकम टू MNMM PT नाटी। आज की जो वीडियो है वो मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ और मैंने ये वीडियो इंग्लिश में भी बनाई हुई है, वो ऑलरेडी चैनल पे है। तो अगर आप इंग्लिश में इस वीडियो को देखना चाहते हैं वो ऑलरेडी है, आप उसे देख सकते हैं। पर आज मैं हिंदी में बना रहा हूँ, तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी में देखिए। एंड इट इज़ अबाउट पीटी कोर एग्ज़ाम। मैंने रिसेंटली पीटी कोर एग्ज़ाम दी थी और मुझे उसमें परफेक्ट 90 स्कोर आया था। तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे उसकी स्ट्रैटेजीज, टेम्पलेट्स और मैंने एग्ज़ाम में क्या किया, एग्ज़ाम का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चीज़ें मैंने ध्यान में रखी, किन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस दी, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ मैं आपसे शेयर करूं, ताकि अगर आप पीटी कोर देने वाले हैं या सोच रहे हैं देने के लिए तो आपको इससे थोड़ी मदद हो। पर अगर आप पीटी एकेडमिक या पीटी कोर की कोचिंग लेना चाहते हैं या फिर नाटी की कोचिंग लेना चाहते हैं, नाटी हिंदी, पंजाबी या गुजराती, तो आप हमें मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसकी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई हैं, या फिर आप सिंपली सर्च करिए इस चैनल के नाम को, जो कि है M&MM PT नाटी। तो आपको हम दिख जाएंगे। आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज वहाँ पूछिए कोचिंग से रिलेटेड, और हम आपको हेल्प करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ हमारे एग्ज़ाम में जब आती है वो होती है पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही आप अपने सेंटर में आधा घंटा पहले कम से कम पहुंच जाएंगे, आप वहां जाते हैं, आप बैठते हैं, वो आपको रूल्स पढ़ने के लिए पेपर देंगे, आप रूल्स पढ़ते हैं। उसके बाद आप अपना फिंगरप्रिंट वगैरह करेंगे, वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, आपको रजिस्टर करेंगे टेस्ट के लिए, और उसके बाद आप टेस्ट रूम में जाते हैं और आपकी टेस्ट शुरू होती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप टेस्ट रूम में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे जो आपके आसपास उस रूम में बैठे हैं सारे पीटी कोर ही दे रहे हैं। नहीं, कुछ पीटी कोर दे रहे होंगे, कुछ पीटी एकेडमिक दे रहे होंगे। जब मैं पेपर दे रहा था तब मैंने सुना था अपने आसपास के स्टूडेंट्स को रिटेल लेक्चर बोलते हुए, जिससे पता लगता है कि वो पीटी एकेडमिक दे रहे हैं, पीटी कोर नहीं दे रहे हैं। तो मिक्स बच्चे बैठते हैं, इसलिए आप उस चीज़ को ज़रा टेंशन ना लेना उस चीज़ का, ठीक है। दूसरा, जब आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन यानी जो माइक्रोफोन चेक करना ये सब शुरू होता है, वो सबसे पहले एग्ज़ाम में शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना वहाँ पर ऑडियो प्ले करेंगे, हेडफोन्स का वॉल्यूम सुनेंगे, फिर वो आपको कुछ बोलने के लिए कहेंगे, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे और फिर सुनेंगे। तो ये सब चीज़ें इसलिए करवाई जाती हैं टू चेक कि आपका माइक्रोफोन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है। अगर वहाँ पर आप जल्दबाजी करें, क्योंकि आपको पेपर स्टार्ट करना है, पेपर फिनिश करके आपको शायद लेट हो रहा है, काम पे जाना है या कुछ करना है, तो ये गलत है। फुर्सत से पेपर दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। हेडफोन्स प्रॉपरली चेक करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है तो हाथ उठाइए, हाथ रेज करिए। जो टीचर है वो आएंगे, इन्विजिलेटर जो है वो आएंगे, और आप उनको बताइए क्या मतलब इशू आ रहा है, एंड वो फिर आपको हेल्प करेंगे उस इशू को क्लियर करने में। आपको शायद हेडफोन्स ही नए दे दें। तो इस चीज़ में ये टाइम्ड नहीं है, इसका कोई टाइमर नहीं है कि 3 मिनट में हमें हेडफोन्स चेक करने हैं, नहीं। पर आप अपना टाइम लीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप 1 घंटा लीजिए, पर फुर्सत से चेक करिए। जब आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ सब सही चल रहा है, हेडफोन सही चल रहा है, रिकॉर्डिंग सब सुनाई दे रही है, फिर ही आप अपना टेस्ट शुरू करिए। क्योंकि एक बार आपने टेस्ट शुरू कर दी, फिर ये सब ठीक करना वो मुसीबत है, क्योंकि फिर आप अपना टाइम गंवा रहे हैं, राइट। तो ये अपना करके फिर आप पेपर को शुरू करिए। और वहाँ पर इंट्रोडक्शन का एक पार्ट आएगा जो कि स्कोर्ड नहीं होता है, उसके कोई नंबर नहीं है। तो आप इंट्रोडक्शन कितना ही अच्छा बोलो या कितना ही बेकार बोलो, उससे ना नंबर मिलेंगे ना नंबर कटेंगे। तो इंट्रोडक्शन में अगर गलती कर दी है उसका स्ट्रेस पेपर पे प्लीज़ मत निकालिएगा। इंट्रोडक्शन में वो पूछेंगे कि आपकी हॉबी क्या है, आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, क्या आपके फ्यूचर गोल्स है, क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, कहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं। जो ठीक लगे बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यही आंसर देना है, यही सही बोलना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बोल दीजिए कि मैंने ये एग्ज़ाम पहली बार दी है, मैं फ़र्दर स्टडीज़ के लिए इस कंट्री जाना चाहता हूँ, या मैं ऑलरेडी इस कंट्री में हूँ पर मुझे परमानेंट रेसिडेंसी के लिए चाहिए ये एग्ज़ाम। और मैं, मेरा हॉबी, जो भी आपकी हॉबी है वो बोल दीजिए, और फिर आप अपना पेपर शुरू करिए। इसलिए ये सब चीज़ें अच्छा है कि हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगी सेटल होने में। पैनिक जो आपका होता है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, वो सब आपको हेल्प करेगा ये सेटल करने में। तो आराम से इसको करिए। जैसे ही पेपर शुरू होगा, स्पीकिंग सेक्शन शुरू हो जाएगा।
स्पीकिंग में हमें पता है 5 तरह के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो है वो है रीड अलाउड। लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं, मुझे 6-7 के आसपास आए थे। सारे जो क्वेश्चंस थे उसमें प्रिपरेशन टाइम या तो 30 सेकंड था या 35 सेकंड, 2 या 3 लाइन के रीड अलाउड्स आए थे मुझे। तो आपको ऐसा कुछ आ सकता है। तो जो प्रेपरेशन टाइम है उसका यूज़ करिए, उसको स्किप तो हम कर नहीं सकते, तो उसमें प्रॉपर पैसेज जो दिया है उसको पढ़िए, और उसके बाद फिर आप अपना जब आंसरिंग टाइम स्टार्ट हो तो उसको क्लियरली बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए और पूरा पैराग्राफ रीड करिए। मैंने कोई वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की है पेपर में, ना ही मैं रेकमेंड करता हूँ ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना, क्योंकि आज लेट्स से ये स्ट्रैटेजी चल रही है और मैं आपको रेकमेंड कर दूं कि जाइए आप यूज़ करके आ जाइए। मेरे तो 90 आ गए, ओवरऑल 90 आ गए, चारों सेक्शंस में 90 आ गए, लिसनिंग में 90 आ गए, रीडिंग में 90 आ गए, राइटिंग में 90 आ गए, स्पीकिंग में 90 आ गए। तो चारों सेक्शन में क्योंकि मेरे 90 ईच आ गए हैं, तो मैं आपको भी ये रेकमेंड आज अगर कर दूं, 3 हफ्ते बाद लेट से आप पेपर दे रहे हैं या 5 हफ्ते बाद आप पेपर दे रहे हैं, व्हाट इफ पियर्सन उतनी देर में उसको फिक्स कर दे। कोई गारंटी तो हमें पियर्सन ने लिख कर नहीं दी है कि हम चेंजेस नहीं लाएंगे, हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। ये पीटी कोर भी आज से कहाँ कुछ समय पहले था, अचानक आ गया, राइट? हमें तो कोई नोटिस नहीं मिली कि हम ऐसा कुछ लॉन्च करने वाले हैं। तो चेंजेस कभी भी आ सकते हैं, और इसीलिए हमारा काम ये है कि हम आपको ये बताएं कि क्या चीज़ आपके लिए सही है। तो आज अगर ये चीज़ काम कर रही है और आज शाम को ही आप पेपर देने जा रहे हैं और आप यूज़ कर रहे हैं, बात अलग है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में पेपर देने वाले हैं तो मेरा काम है मैं आपको सही सजेशन दूं। हम वन लाइन स्ट्रैटेजी रेकमेंड नहीं करते हैं, और अगर आपको नहीं पता वन लाइन स्ट्रैटेजी क्या है तो अच्छी बात है कि आपको नहीं पता। पर अगर आपको पता है तो वन लाइन स्ट्रैटेजी यानी कोई भी एक लाइन रीड अलाउड में अच्छे से पढ़ के आ जाइए, नंबर आ जाएंगे। वो मैंने नहीं किया है, मैंने प्रॉपर पूरा का पूरा रीड अलाउड पढ़ा है, और मैंने 3-4 रीड अलाउड्स में जब मुझे बड़े बड़े ग्रीक और फ्रेंच नाम मिले थे तो उनके जो लास्ट नेम्स थे वो बहुत लंबे और बड़े थे और उसकी प्रोनाउंसिएशन निकले क्लियरली ऐसी थी नहीं, तो मैंने वो स्किप कर दिया। लेकिन फिर भी एक परफेक्ट 90 स्कोर आ गया। यानी अगर एक आधा वर्ड ऐसा लगे आपको जो बहुत मुश्किल है और आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और जैसे ही आपका बोलना खत्म हो, पढ़ना खत्म हो पैसेज, आप नेक्स्ट क्लिक करिए और आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन जो आएगा वो होगा रिपीट सेंटेंस। लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे मुझे, और 10 क्वेश्चंस के आसपास आए थे, और आप भी समथिंग अराउंड 8 to 10 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कभी कभी 12 तक भी चला जाता है। तो मुझे 10 क्वेश्चंस आए थे। जो पहले 7 क्वेश्चंस थे वो बड़े ही एवरेज लेंथ क्वेश्चंस थे, यानी 7 से 9 वर्ड्स वाले, और वो मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया कि मैं उन्हें परफेक्टली बोलूँ, सही सीक्वेंस में बोलूँ, 100% करेक्टली बोलूँ। लेकिन जो लास्ट के 3 सेंटेंसेस थे वो काफ़ी लंबे सेंटेंसेस थे, यानी 12 से 14 वर्ड्स के वो सेंटेंसेस थे, या और एक आध सेंटेंस शायद 15 तक भी था। ऑब्वियसली उस समय मैं गिन नहीं सकता कितने वर्ड्स हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 15 तक तो वो था। जब सेंटेंस इतना लंबा हो 14-15 वर्ड का, तब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हम उसको कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बोल सकें, और जितना सेंटेंस हम अच्छे से बोल सकें उतना हम बोलें। हम गिव अप ना कर दें, लंबा सेंटेंस सुनते ही हम डर ना जाएं कि अरे ये तो बहुत लंबा सेंटेंस है, ये तो मुझसे नहीं होगा। ये हमें नहीं करना है, हमें ट्राई करना है कि हम 70% तो करीब बोल लें। तो मैंने डेफिनेटली 70% उसको बहुत ही क्लियरली और कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली बोला, और लास्ट का 30% उसमें गड़बड़ हुई होगी या मैंने नहीं बोला क्योंकि वो सेंटेंस बहुत लंबा था। लेकिन फिर भी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में 90 है, यानी अगर आप 3-4 सेंटेंस में 70% भी बोलते हो तो आपको 90 भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 के 10 सेंटेंस परफेक्टली बोलने हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि स्मॉल सेंटेंसेस और एवरेज लेंथ सेंटेंसेस वहाँ आप 100% का गोल रखिए, लेकिन जो लॉन्ग सेंटेंसेस हैं यानी 12, 14, 15 वर्ड्स के, वहाँ पर आप कम से कम 70% सही बोलने का, सही सीक्वेंस में फ्लुएंटली और क्लियरली बोलने का गोल सेट करिए। और जैसे ही बोलना ख़त्म हो नेक्स्ट क्लिक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन था डिस्क्राइब इमेज। मुझे 3 क्वेश्चंस आए थे, तीनों ग्राफ्स थे और तीनों कलर्ड ग्राफ्स थे।
तो मैंने जो हम टेम्पलेट आपको बताते हैं, पीटी एकेडमिक दे रहे हो या पीटी कोर दे रहे हो, दोनों के लिए हम सेम टेम्पलेट हम बताते हैं डिस्क्राइब इमेज में। और मैंने इसे पीटी कोर में भी यूज़ करके देख लिया हुआ है। परफेक्ट 90 है आपके सामने। डिस्क्राइब इमेज केवल स्पीकिंग को नंबर देता है, स्पीकिंग में फुल स्कोर है, मतलब ये टेम्पलेट 100% काम कर रहा है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे लिख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब टेम्पलेट में अगर आप ध्यान से देखें तो 4 कैटेगरीज मुझे इमेज से उठानी है। प्रेफरेबली हम कलर्स ही रेकमेंड करते हैं। तो चारों क्योंकि मुझे कलर्ड इमेजेस थी, मैंने तीनों मुझे क्योंकि कलर्ड इमेजेस थी, मैंने कलर्स लिख लिए, ब्लैक वाइट ब्लू ग्रीन फॉर एग्जांपल पहले नोटबुक में लिख लिए अपने प्रेपरेशन टाइम में, जो 25 सेकंड का प्रेपरेशन टाइम आपको मिलता है। जैसे ही आप आंसर कर रहे हो, मैंने स्क्रीन पे नहीं देखा, मैं अपनी 4 कैटेगरीज जो मैंने नोटपैड में लिखी है उनको देखकर आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे देखूंगा इतनी सारी चीज़ें हैं, ओवरवेलमिंग हो जाता है, पता नहीं पहले क्या बोलूँ बाद में क्या बोलूँ, फ्लुएंसी ख़राब हो जाएगी। और डिस्क्राइब इमेज फ्लुएंसी का खेल है, अगर मैंने फ्लुएंसी ख़राब कर दी तो फिर डिस्क्राइब इमेज में नंबर नहीं आएंगे। मुझे फ्लुएंसी पे फोकस करना है, कंटेंट पे नहीं। तो मैंने क्या किया, अगर मेरे सामने क्वेश्चन है, मैंने 4 कलर्स लिख लिए अपने नोटपैड में, लेट्स से ब्लैक वाइट रेड ब्लू, ठीक है, कोई भी कलर है जो लिख लिए, और फिर टेम्पलेट पढ़, मतलब ऑब्वियसली याद किया हुआ है, बोल दिया। जैसे दिस इमेज डिस्क्राइब्स सम important information. It also provides information about the image in various aspects such as black, white, blue, green and so on. It is evident from the image that black is on the left hand side of the image, whereas on the other hand white is on the right hand side of the image. In conclusion, we can see that blue is at the top of the image, whereas on the other hand green is at the bottom of the image. तो अगर आप ऐसे फ्लुएंटली बोलते हैं, हाँ इसका कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन डिस्क्राइब इमेज में हमें सेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लुएंसी पे खाली ध्यान रखिए। 20 सेकंड कम से कम बोलना है, उससे कम नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा बोल लिया तो चलेगा, पर 40 सेकंड जो आंसरिंग टाइम मिलता है उतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल स्कोर मिलेगा अगर आप 20-25 सेकंड बोल लेते हैं तो भी। जो अगला क्वेश्चन है वो है रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, और ये सिर्फ पीटी कोर वालों को आता है। अगेन वो आपको आंसरिंग टाइम जो है वो सेम 40 सेकंड देंगे। आप 20 सेकंड कम से कम बोलिए, उससे कम मत बोलिए। 20 सेकंड से थोड़ा अगर ज़्यादा भी बोलते हैं, 25 तक चले गए तो भी चलेगा, ज़्यादा उससे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पीकिंग को नंबर देता है, मैंने 20 सेकंड बोला है दोनों में, उससे कम नहीं बोला है। 20 का 21-22 तक जा सकता है मेरा आंसर, उससे ऊपर नहीं गया है, तो भी एक परफेक्ट स्कोर आया है जैसा आपको पता है। तो आप यही गोल रखिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा बोलेंगे 35, 36, 37 सेकेंड तक, जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ही ज़्यादा जो है फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, हेजिटेशंस हो सकते हैं, गलतियां हो सकती है। तो अगर 20-22 सेकेंड में बात बन रही है तो उतना ही रखिए। और वो आपको प्रेपरेशन टाइम भी देते हैं। तो क्या होगा कि आपके सामने स्क्रीन पर एक सिनेरियो उन्होंने लिखा है और वही सिनेरियो वो बोल भी रहे हैं। तो आपको जब 20 सेकंड का प्रेपरेशन टाइम उन्होंने दिया है, उस 20 सेकंड के प्रेपरेशन टाइम में उस सिनेरियो को पढ़ लीजिए, भले आपने सुना है, समझ लीजिए सिनेरियो क्या है, क्योंकि जब आप ये टेम्पलेट यूज़ करेंगे तब आपको वो जो सिनेरियो है उसको बोलना है, वो कीवर्ड्स को बोलना है, और आप आराम से आपका स्कोर जो है आ जाएगा। लेट्स से ये जो टेम्पलेट है, हेलो, अगर कोई नाम है, जैसे मुझे याद है मुझे एक आया था क्वेश्चन, उसमें नाम था मार्क, तो मैंने मार्क बोल दिया था, हेलो मार्क, आई एम ग्लैड आई गॉट टू टॉक टू यू, आई एम हियर टू टॉक रिगार्डिंग। अब यहाँ जो रिगार्डिंग के बाद है, मैंने क्या किया, अच्छी चीज़ ये है कि वो सिर्फ क्वेश्चन बोल नहीं रहे हैं, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ना है। तो आई एम हियर टू टॉक रिगार्डिंग के बाद आप पढ़ लीजिए जो वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपने क्योंकि वो क्वेश्चन में से सारा कीवर्ड उठा लिया, आपने वो बोला, कंप्यूटर उसको कैप्चर कर लेगा कि इन्होंने तो सारे कीवर्ड्स बोले, और इसीलिए स्कोर आ जाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, जो रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन है वो सिर्फ स्पीकिंग को स्कोर दे रहा है, लिसनिंग या रीडिंग को स्कोर नहीं दे रहा है। यानी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलर टू डिस्क्राइब इमेज, क्या देख रहे हैं वो, आपकी फ्लुएंसी देख रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं। वो तो आप टेम्पलेट पढ़ के आएंगे तब भी अगर आपने ठीक से बोला है तो अच्छा ही होगा। तो कंटेंट पे बहुत स्ट्रेस ना लेकर कैसे बोल रहे हो फ्लुएंटली और क्लियरली, उस पे फोकस होना चाहिए। तो उसके बाद लेट्स से अगर एक सिनेरियो है जहां पर आपको अपना एसे चेक करवाना है अपने दोस्त से और आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आई एम हियर टू टॉक टू यू रिगार्डिंग द एसे दैट इज ड्यू दिस वीकेंड एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक माई हिस्ट्री एसे बिकॉज आई हैव हर्ड दैट योर हिस्ट्री इज टू गुड। ऐसा करके आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद सारा टेम्पलेट ही पढ़ना है।
I would request you to kindly take this under consideration and help me come to a resolution. Thank you very much for your time and I appreciate your support. And if there is anything else you need from me, please do let me know so that I can arrange for it and get back to you as soon as possible. ये आंसर बड़े आराम से आप 20 सेकंड बोल लोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, थोड़ा ऊपर चले गए कोई दिक्कत नहीं है, पर रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन में अपना फोकस फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन पे रखिए, क्लियरली बोलने पर रखिए, फ्लुएंटली बोलने पर रखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। हमें पता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लिसनिंग को नंबर देते हैं, स्पीकिंग को नंबर देते हैं, करीब 1 मार्क इसका वेटेज है। क्वेश्चन सुनिए, अगर आंसर आता है तो सही आंसर बोल दीजिए, आंसर अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन में से कोई भी एक वर्ड जो सुना हो उसको बोल दीजिए, क्लिक नेक्स्ट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आते हैं पर आप ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यही किया है। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पर मुझे आंसर सही में पता नहीं था इसका क्या आंसर हो सकता है, मैंने लिटरली क्वेश्चन में से कोई एक वर्ड बोल दिया और स्कोर परफेक्ट ही है, तो आप इसकी स्ट्रेस ना लीजिए। इसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन शुरू हो जाता है, समराइज रिटन टेक्स्ट। ये पीटी एकेडमिक से नाम सेम है, वहाँ पर भी समराइज रिटन टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अलग हैं। सबसे अलग चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्ड लिमिट। यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो 25 से 50 के बीच है, और मुझे याद है मैंने एग्ज़ाम में 46 वर्ड्स लिखे थे जो कि ऑब्वियसली 25 से 50 के बीच में है। जो क्वेश्चन है उसमें से मैंने 2 सेंटेंसेस उठाए थे, यानी 2 मेन आइडियाज़ उठाए थे और उनको मैंने एज 2 डिफरेंट सेंटेंसेस लिखा था। इनको मैंने कनेक्टर यूज़ करके कनेक्ट नहीं किया था जो कि हम एकेडमिक में करते हैं, क्योंकि पीटी कोर में समराइज रिटन टेक्स्ट में आप 1 से ज़्यादा सेंटेंसेस लिख सकते हैं। आपको 10 मिनट्स मिलते हैं, 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका काम है क्वेश्चन में से मेन आइडियाज़ उठाना, 25 से 50 के बीच में एक समरी को लिखना। 1 से ज़्यादा सेंटेंसेस लिख सकते हैं, मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे थे यानी 2 फुल स्टॉप्स लगाए थे, और चेक करना, प्रूफ रीड करना कि कहीं आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की, जो आपने लिखा है वो ग्रामरली मतलब उसका ग्रामर ठीक है कि नहीं है, और वो सेंस बनाता हो ग्रामेटिकली। ये नहीं कि आपने कुछ ऐसे ही गलत शलत लिख दिया। हाँ, आप अपने क्वेश्चन में से उठाकर लिखिए कंटेंट, वोकैबुलरी की टेंशन मत करिए, आपको पैराफ्रेज करने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट अपने आप से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो में से मेन आइडियाज़ उठाइए, वैसे के वैसे लिख दीजिए, बस ये ज़रूर देखिए कि ग्रामेटिकली सब करेक्ट हो, स्पेलिंग वगैरह सब करेक्ट हो, क्योंकि कंटेंट, फॉर्म यानी वर्ड लिमिट, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब इम्पॉर्टेंट है समराइज रिटन टेक्स्ट में, हमें इन सब का ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमें सब चीज़ चेक करनी है, क्योंकि 25 से 50 के बीच में लिखना है, 10 मिनट में बड़े आराम से आप फिनिश कर लोगे। लेकिन जैसे ही फिनिश हो नेक्स्ट मत क्लिक करिए। चलिए, कंटेंट और वोकैबुलरी तो हमने ऊपर पैराग्राफ से उठा लिया, लेकिन बाकी चीज़ें, स्पेलिंग्स, क्या मैंने कुछ गलत किया है, ग्रामर वगैरह चेक करना, वर्ड लिमिट चेक करना, ये 5 चीज़ें चेक करनी है, इंपॉर्टेंट है, और फिर ही नेक्स्ट क्लिक करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए जो कि होगा राइट ईमेल। मुझे 2 ईमेल के क्वेश्चंस आए थे, वो आपको 9 मिनट देते हैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। 9 मिनट में आपका काम है ईमेल लिखना, प्रूफ रीड करना, मिस्टेक्स को अगर आइडेंटिफाई कर लेना, अगर की हैं तो उन्हें करेक्ट करना, और फिर नेक्स्ट क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे जाना। तो ईमेल में भी यही होता है, वो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे देंगे और कुछ कैरेक्टर्स देंगे, यानी कुछ एस्पेक्ट्स देंगे कि आपको इन इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। फॉर एग्जांपल, वो आपको ईमेल दे सकते हैं कि आप ईमेल लिखिए किसी क्लब के प्रेसिडेंट को कि आप वहाँ पर कुछ बुकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और आपको फूड, म्यूज़िक और ड्रेस कोड के बारे में उस ईमेल में कवर करना है। अब आपको उन्होंने ईमेल का एक आउटलाइन दे दिया कि किस बारे में ईमेल है, उन्होंने आपको एस्पेक्ट्स दे दिए कि आपको ये चीज़ों के बारे में बात करनी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उन तीनों चीज़ के बारे में डिस्कशन करें जो उन्होंने आपको डिस्कशन करने को बोली है, यानी उन तीनों चीज़ों के बारे में लिखे, क्योंकि वो कीवर्ड्स हैं। राइटिंग ईमेल जो है ये आपको स्कोर दे रहा है राइटिंग में, तो आपको समझना है कि अगर आपने वो कीवर्ड्स कवर नहीं किए तो आपको राइटिंग में स्कोर नहीं मिलेगा। जैसे रिटन टेक्स्ट अभी हमने किया, वो राइटिंग को तो देता है लेकिन रीडिंग को भी स्कोर देता है। रीडिंग को कैसे स्कोर देता है? क्योंकि आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेन आइडिया, तो इसलिए वो रीडिंग स्किल भी आइडेंटिफाई होती है। यहाँ पे आप केवल लिख रहे हो,
सोच रहे हो, लिख रहे हो, तो वो राइटिंग को सारा स्कोर दे रहा है। तो मैंने जब ईमेल लिखे थे, सॉरी, अपने, तो मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा था कि वो तीनों एस्पेक्ट्स मैं अपने ईमेल में कवर करूं, और जो आउटलाइन है उसको भी कवर करूं। तो जैसे अगर प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं तो डियर प्रेसिडेंट, जिस भी जगह के वो प्रेसिडेंट है, आई एम राइटिंग दिस ईमेल अबाउट, अब आप टॉपिक को लिखिए, अबाउट अ फंक्शन दैट आई वुड लाइक टू ऑर्गेनाइज एट योर क्लब दिस वीकेंड, ऐसा करके। तो आपने वो कीवर्ड्स सारे उठाकर लिख लिए। फिर टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन, अगेन टॉपिक सेंटेंस, यानी on the party that I would like to organize and the guests that I would like to invite this weekend, as I believe this is an important subject and needs to be addressed. तो मैंने टेम्पलेट का ही यूज़ किया है, और यही टेम्पलेट का यूज़ किया है, और स्कोर एक परफेक्ट स्कोर आया है। तो आप इसे यूज़ करिए ताकि आपका भी एक परफेक्ट स्कोर आए। फर्स्टली आई फील, अब यहाँ मैंने वो आइडियाज़, जो तीन चीज़ें उन्होंने डिस्कस करने को बोले हैं, उनको शुरू कर दिया डिस्कस करना। तो पहले अगर लेट्स से म्यूज़िक है, फर्स्टली आई फील म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पार्टी एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्ले सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर लेगा म्यूज़िक, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, कीवर्ड्स उठा लेगा, ऐसे ही नंबर मिलेंगे आपको कि आपने कीवर्ड्स के रिलेटेड डिस्कशन किया है। फिर एडिशनली आई ऑल्सो बिलीव दैट food is also very important aspect and I would request you to organize for Mexican and Chinese food for this occasion. अगेन आपने फूड से रिलेटेड कुछ लिख लिया, तो फूड वाला भी बॉक्स टिक हो गया कि आपने फूड कवर किया है। और आपने ड्रेस कोड भी बात करनी है। अब यहाँ दो आइडियाज़ है, तो आप उसी लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो, इज इट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट वेयर द ड्रेस कोड इज ओनली कल्चरल ड्रेस कोड। तो अब अगेन ड्रेस कोड वर्ड उठा लिया सॉफ्टवेयर ने कि हाँ, इन्होंने ड्रेस कोड के बारे में भी चर्चा की है, कल्चरल ड्रेस कोड से रिलेटेड इन्होंने बात की है। तो तीन में से एक भी एस्पेक्ट बस छूटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर से वही, टू कंक्लूड आई फील दैट द आइडियाज आई हैव शेयर्ड अबव विल ऐड इमेंस वैल्यू टू द पार्टी दैट आई एम अबाउट टू ऑर्गेनाइज दिस वीकेंड इन योर क्लब एंड वार्म रिगार्ड्स योर नेम। अगर आपको वहाँ बताया है कि आपका नाम क्या है तो आप लिख लीजिए, नहीं बताया तो आप कुछ भी नाम डाल दीजिए, एलेक्स, मार्क, जॉन, कुछ भी नाम डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तरीके से हमें ईमेल लिखना है। हर चीज़ लिखने के बाद केवल एक बार एंटर दबाना है, 2-3 बार एंटर दबा के उसको बहुत सुंदर नहीं दिखाना है। कुछ भी लिखा, एक बार एंटर दबा के नीचे दूसरी लाइन में आए, फिनिश किया। अगर नए लाइन में जाना है तो सिर्फ एक बार एंटर दबाना है, और ऐसे आपका पूरा ईमेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका रीडिंग सेक्शन शुरू होता है, जहाँ पे आपको कंबाइन टाइम दिया जाता है, करीब आधा घंटा होगा आपके पास पूरा सेक्शन रीडिंग का ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले रीडिंग राइटिंग की ब्लैंक्स, जो कि कॉलोकेशन बेस्ड ब्लैंक्स होती हैं, वो शुरू होती हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। ट्राई करिए कि 2 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन फिनिश कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट, उससे ऊपर मत जाइए, वरना लास्ट में रीऑर्डर पैराग्राफ्स या फिर ग्रामर की ब्लैंक्स के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने इन ब्लैंक्स में जहाँ जहाँ मुझे ब्लैंक्स दिख रहे थे, जिन जिन सेंटेंसेस में ब्लैंक्स थे, मैंने उन्हें पढ़ा। और कॉलोकेशंस का जो हमारी ट्रिक्स होती हैं, कॉलोकेशंस ऑब्वियसली हमें सारे गो थ्रू करने होते हैं, जो पीटी के लिस्ट हैं, उसके बेसिस पे मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर किए, और फिर ट्राई किया कि 2 से 2.5 मिनट लूँ, उससे ज़्यादा ना लूँ। फिर MCQ मल्टीपल आंसर्स, 1 से 2 क्वेश्चंस की आप एक्सपेक्टेशन रखिए। मैंने इसमें एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया, कोई भी एक ऑप्शन मार्क किया एंड स्ट्रेट अवे नेक्स्ट क्लिक करके मैं अगले क्वेश्चन पे चला गया, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इनका वेटेज कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, क्वेश्चन रीड तक नहीं किया, सिर्फ देखा MCQ मल्टीपल है, एक ही एक ऑप्शन मार्क किया, मल्टीपल ऑप्शंस भी मार्क नहीं किए, और अगले क्वेश्चन पे चला गया, और स्कोर आपके सामने है। तो ये सेफ है करना, आप इसे कर सकते हैं। रीऑर्डर पैराग्राफ्स मुझे 3 आए थे, और मैंने अपना ट्राई किया कि मैं करेक्ट पेयर्स फाइंड करूं, क्योंकि जैसे ही हम करेक्ट पेयर से ध्यान हटाकर सारा का सारा करेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं, वहीं पर टाइम वेस्ट होता है। और रीऑर्डर पैराग्राफ में 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए पर क्वेश्चन। मैंने करीब करीब 1 मिनट दिया था हर क्वेश्चन को, और उससे ज़्यादा नहीं दिया था। तो मेरा जो गोल था वो था मैं एक पेयर पहले सही ढूंढूं। जैसे ही मैंने एक पैर सही ढूंढ के रख ली, उसके बाद मैं दूसरी पैर के लिए कोशिश करता था, और जब मैंने दूसरी पैर रख ली तो 4 सेंटेंसेस वाले ही मुझे क्वेश्चंस आए थे, 5 वाले नहीं आए थे। तो वो पेयर्स रखने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता था। और क्योंकि एक परफेक्ट स्कोर आया है, तो आई एम अस्यूमिंग कि जो वो मैंने पेयर्स बनाए वो सही बने।
पेयरिंग टेक्निक्स हम ज़रूर सिखाते हैं रीऑर्डर की क्लास में। हमारी हर रीऑर्डर की क्लास में हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि कौन सी पेयरिंग टेक्निक्स यूज़ की जाए, कैसे आपको पता चले कि ये दोनों पेयर्स हैं। तो रीऑर्डर की वीडियोस भी हमने अपलोड की हुई हैं और क्लास में तो हम बताते ही बताते हैं, क्योंकि विदाउट पेयरिंग टेक्निक्स बड़ा मुश्किल है रीऑर्डर क्लियर करना। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग। ये टोटली ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। कभी ज़्यादातर हमें ग्रामर के रूल्स ही यूज़ करने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कॉमन सेंस होता है ब्लैंक में, तो अगर हमें मीनिंग समझ में आता है तो भी हम एक राइट आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने भी यही किया, कुछ बड़े कॉमन सेंस वाले ब्लैंक्स थे तो मैंने मीनिंग समझ कर रख लिया, कुछ मैंने ग्रामर रूल्स लगाए। हमारी भी जो फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग की क्लास होती है उसमें हम प्रॉपर ग्रामर रूल्स समझाते हैं कि कैसे ग्रामर रूल्स को लगाया जाए ब्लैंक्स में, कैसे कॉमन सेंस यूज़ किया जाए, मीनिंग कैसे समझा जाए, कैसे इसको 2 मिनट के अंदर अंदर क्लियर किया जाए। तो वो ग्रामर के रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर रट्टा लगाने से काम नहीं बनेगा। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग के प्रेपरेशन के नाम पर ये सिर्फ सजेशन मिलती है कि बाय हार्ट कर लो, तो वो एक गलत सजेशन है। आपको ग्रामर रूल्स गो थ्रू करने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्लियर करना है, तो वैसे ही आप करिएगा, तो ही 2 मिनट के अंदर अंदर वो क्लियर होगा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, अगेन 1 से 2 के क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी एक आंसर मार्क किया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम वेस्ट करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, मैंने भी वही किया है पेपर में। लिसनिंग सेक्शन इसके बाद शुरू हो जाता है। इस एग्ज़ाम में कोई भी स्केड्यूल्ड ब्रेक नहीं है। अगर आप ब्रेक लेते हैं तो वो आपके टाइम में से कटेगा। इनकरेज नहीं किया जाता ब्रेक्स लेना, पर अगर कोई इमरजेंसी है और आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन हाँ, आप जो वो टाइम गंवा रहे हैं वो नहीं मिलेगा आपको वापस, तो वो ध्यान में रख के ब्रेक लेना। कोई भी ब्रेक स्केड्यूल्ड नहीं है, सब अनस्केड्यूल्ड ब्रेक्स हैं एग्जाम में। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, अगेन आपको समरी लिखनी है बेस्ड ऑन द ऑडियो यू लिसन। अब समराइज स्पोकन टेक्स्ट पीटी एकेडमिक में भी है, पर यहाँ अलग है। यहाँ पर मुझे स्पोकन टेक्स्ट 2 आए थे, तो 2 के आसपास आपको भी आ सकते हैं। 20 से 30 के बीच में आपको समरी लिखनी है। अब जब इतनी कम वर्ड लिमिट है 20 से 30 के बीच, तो आप टेम्पलेट अगर लिख दोगे तो आप ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं कर पाओगे, और फिर लिसनिंग राइटिंग दोनों में स्कोर जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने ऑडियो जो सुन रहा था उसमें से मैंने 2 पूरे सेंटेंसेस लिखे, और मीनिंगफुल सेंटेंसेस पूरे के पूरे लिखे। पहला सेंटेंस जब मैं लिख रहा हूँ तो मैंने पूरा ध्यान दिया कि मैं इसे फिनिश करूँ, तब मैं ऑडियो में क्या चल रहा है वो नहीं सुन रहा था। जैसे ही मेरा एक सेंटेंस लिखना फिनिश हुआ, मैंने दूसरा सुना और उसको भी पूरा लिख दिया। इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने अपनी समरी में डाला। बस मैंने एक चीज़ की, पहला सेंटेंस पहले लिखा, दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करते वक्त मैंने इन कंक्लूजन डाल दिया। क्योंकि 2 ही सेंटेंसेस है, मैं चाहता हूँ सॉफ्टवेयर पढ़े कि मैंने कंक्लूड किया जो मैंने शुरू किया, तो वो एक मैंने इन कंक्लूजन डाला। लेकिन 20 से 30 के बीच में मैंने वर्ड लिमिट रखी। आपको वो देते हैं टाइम अपना, आप उस हिसाब से कंप्लीट करिए। 8 मिनट देते हैं, 8 मिनट के अंदर अंदर आपको समरी लिखनी है। इसमें ऑडियो टाइम इंक्लूडेड है। समरी लिखना, उसे चेक करना, अगर गलती की है तो उसे ठीक करना, ये सब कुछ 8 मिनट में हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लिक करिए और आगे बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स, इसमें आप ऑडियो स्किप नहीं कर सकते हैं। तो जब ऑडियो चल रही थी मैंने सिर्फ रिलैक्स किया है, लिटरली कुछ भी नहीं कर रहा था, ना नोट्स ले रहा था, बस आराम से बैठा था। चिल करना होता है हमें, थोड़ा दिमाग को भी ठीक रखना है, तो बस आंख बंद कर लीजिए। ऑडियो चलते वक्त किसी भी एक ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। ऑडियो जैसे ही ख़त्म हुई मैंने नेक्स्ट क्लिक किया और अगले क्वेश्चन पे बढ़ गया। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया मैंने ऑडियो के बाद, और स्कोर पे इसका कोई असर नेगेटिव नहीं आया है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, मुझे 3 आए थे और तीनों में करीब 4-5 ब्लैंक्स थी। हर ब्लैंक में एक ही वर्ड आंसर होता है। मैंने सारे आंसर्स पहले नोटबुक में लिखे ऑडियो सुनते वक्त। जैसे ही नोटबुक में लिख लिया, यानी ऑडियो फिनिश हो गई, मैंने उन सबको स्क्रीन में टाइप करना शुरू किया। गोल ये रखिए कि ऑडियो फिनिश होने के बाद जब आप टाइप कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन करीब 30 सेकंड में फिनिश हो जाए। लेकिन सारी टाइपिंग हो जाने के बाद स्पेलिंग ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि राइटिंग में भी ये मार्क्स देता है, लिसनिंग में तो देता ही देता है। स्पेलिंग्स चेक करने हैं, कैपिटल लेटर अगर होना चाहिए तो कैपिटल लेटर है कि नहीं, ये सब ज़रूर चेक करिए। फिर नेक्स्ट क्लिक करिए और आराम से अगले क्वेश्चन पे बढ़िए।
फिर आता है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। अगेन आप ऑडियो स्किप नहीं कर सकते हैं, ऑडियो सुननी ही पड़ेगी। तो मैंने ऑडियो सुनी, ऑडियो जब चल रही थी मैंने किसी भी एक ऑप्शन को मार्क किया। जैसे ही ऑडियो ख़त्म हुई मैं नेक्स्ट क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ गया, और इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। आप एक परफेक्ट 90 स्कोर ले सकते हो, क्योंकि ये ज़रा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। मुझे सिर्फ एक सिलेक्ट मिसिंग वर्ड आया था और मैंने उसे ठीक से किया है। तो सिलेक्ट मिसिंग वर्ड में मैंने क्या किया, जो जब ऑडियो चलता है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑडियो चल रहा है, क्योंकि वो बार मूव कर रही है। जब तक वो हाफ पे नहीं आ गया, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द ऑडियो, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतनी लंबी ऑडियो है। जो बीप साउंड है वो तो लास्ट वर्ड पे बजेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ऑडियो पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही लास्ट हाफ ऑफ द ऑडियो आए, आप थोड़ा अटेंटिव हो जाइए और सुनिए ध्यान से क्या चल रहा है। जब फर्स्ट हाफ ऑफ द ऑडियो चल रहा है तब चाहे ऑप्शंस एक बार देख लीजिए। जैसे ही लास्ट हाफ ऑफ द ऑडियो चल रहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि क्या चल रहा है, और जब लास्ट वर्ड बीप साउंड था, आई कुड ईजिली मार्क द आंसर, क्योंकि मैंने ध्यान से सुना था। लिटरली 2 सेकेंड लगे होंगे मुझे आंसर मार्क करने में। मैंने नेक्स्ट क्लिक किया और अगले क्वेश्चन पे बढ़ गया। तो बीप साउंड के बाद ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, 5 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन था हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। ये आपको 2 से 3 आ सकता है, मुझे शायद 2 आए थे लगभग, मुझे याद है 2 क्वेश्चंस आए थे। वही हमें पता है, हमें ऑडियो सुनना है, हमें माउस, हमारे हाथ में माउस होता है, हमें इनकरेक्ट वर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑडियो फिनिश हो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। अगर आप 100% श्योर हैं कि हाँ ये इनकरेक्ट है तो ही क्लिक करिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैंने बड़े ऑडियोज़ साफ़ सुथरे से थे, मैंने सुना, मुझे जैसे ही कोई इनकरेक्ट लगा मैंने उसे मार्क किया और मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ गया जैसे ही ऑडियो फिनिश हुआ। मैंने ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं किया ऑडियो के ख़त्म होने के बाद। फिर आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये इस एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 4 क्वेश्चंस आए थे मुझे, चारों 4 में अगर आपको 3 या 4 क्वेश्चंस आता है, अपना बेस्ट देना है हर क्वेश्चन में। इसमें हम ज़रा भी लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें पता है लिसनिंग में भी मार्क्स देता है, राइटिंग में भी मार्क्स देता है। 35 नंबर, 35 से 40 राइटिंग में, लिसनिंग में 30 नंबर, 35 नंबर। हमें पता है बहुत ही हैवी वेटेज वाला टॉपिक है। जब इतने ज़्यादा मार्क्स दे रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें लापरवाही ना दिखाएं। तो मैं जो 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है वही मैंने खुद भी फॉलो की है। यानी जब ऑडियो प्ले हो रहा है तो मैं नोट्स लूँ, इनिशियल्स यूज़ करके मैं नोट्स लेता हूँ। आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं तो भी चलेगा, इनिशियल्स करते हैं तो भी चलेगा, या फिर आप इनिशियल्स और शॉर्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन करते हैं तो भी चलेगा। नोट्स ज़रूर लेनी है। उसके बाद जो स्टेप 2 है वो है कि आप पूरा आंसर लिखिए अपने नोट पैड में। जो आपको नोट पैड और 2 मार्कर्स मिलते हैं वो नोट पैड का यूज़ करना है और उस पर पूरा आंसर लिखना है। फिर तीसरा स्टेप है कि नोट पैड में देखकर आप आंसर जो है टाइप करिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिर एक बार टाइप हो गया तो चेक करिए कि आपने एग्जैक्टली सेम लिखा है कि नहीं लिखा है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, पंक्चुएशंस वगैरह, कॉमा है, फुल स्टॉप है, वो डाला है कि नहीं डाला है, स्पेलिंग्स चेक करनी है, कैपिटल लेटर्स का चेक करना है। तो ये सारी चेकिंग करके आपको लगे कि हाँ मैंने सही लिखा है, फिर नेक्स्ट क्लिक करिए और अगले क्वेश्चन पे जाइए। यही मैंने भी किया है। हाँ, एक चीज़ मुझे राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप शेयर करनी है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, कोई वर्ड सुना आपने, आपको नहीं पता कि ये सिंगुलर था या प्लूरल था, या आप 2 स्पेलिंग्स के बीच कंफ्यूज्ड हैं, या आपको नहीं पता कि इस वर्ड में ईडी सुनाई दिया था या नहीं दिया था, तो आप दोनों वर्ड्स लिख लीजिए। वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, मैंने खुद किए हैं हर क्वेश्चन में और कोई नंबर नहीं कटे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आपको राइट आंसर पता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो दोनों लिख दीजिए जिन दोनों के बीच आपको कंफ्यूजन है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है राइट फ्रॉम डिक्टेशन में। आपने जो लिखा है, जितना सही लिखा है उसके नंबर मिलेंगे, जो गलत लिखा है उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है तो एंड ऑफ एग्ज़ाम पे आप क्लिक करिए और वो आपको बताएंगे कि विद इन 5 बिजनेस डेज आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। मुझे करीब करीब 2.5 दिन में रिज़ल्ट मिला था। आपको उससे कम भी टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, पर पियर्सन 5 दिन कहता है। फिर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका रिज़ल्ट बाहर आ गया है।
एंड देन ऑब्वियसली आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको पीटी कोर की कोचिंग चाहिए, आप हमें डेफिनेटली कांटेक्ट करिए, हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आई होप कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल थी। मैं चाहता था कि मैं ये शेयर करूं ताकि आप इसे देखें और आपको आइडिया आ जाए कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओवरऑल एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी गई, काफ़ी स्मूथ गई। तैयारी करके जाइए, एग्ज़ाम अच्छी जाएगी। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।